तो जो कुछ भी फैक्ट्स बताया गया आपको, जो कॉमन फैक्ट्स हैं और सीटेट में पूछे जाते हैं, उसको एक-एक करके हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं अभी। जैसे पहला फैक्ट मैंने आपको लिखाया था कि आनुवांशिकता में 50% माता-पिता से आता है। तो आप अपना ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। आपके अंदर जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है? जो भी वंशानुक्रम की सूचनाएँ मौजूद हैं, उसमें से 25 आपने पिता से पाया है और 25 माता से पाया है, क्योंकि 50% माता-पिता से आ रहा है। तो आप आधा बन करके तैयार हो गए जेनेटिकली, नॉट फिजिकली। मैं बार-बार कह रहा हूँ, उस अंतर को समझिएगा। आनुवांशिक तौर पर आप 50% निर्मित हो गए माता-पिता से। अब 25% कहा जा रहा है कि दादा-दादी और नाना-नानी से। तो 12.5% आप दादा-दादी से ले रहे हैं और 12.5% नाना-नानी से ले रहे हैं। फिर उसको भी वहाँ पर आप डिवाइड कर दीजिए। 6.25% दादाजी से, 6.25% दादी से, 6.25% नाना जी से और 6.25% नानी से। इतने लोगों का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपके अंदर आ रहा है। ठीक है? अब आप 75% बन करके तैयार हो गए। बाकी के 25% में परदादा परदादी और परनाना परनानी, इतनी दूरी तक आप जा रहे हैं। ठीक है? चौथे पुष्ट तक के इंफॉर्मेशन को आप ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर वो मौजूद है। हो सकता है आपके परदादा आपके नाक के शक्ल में आपके साथ हो सकता है कि आपकी परनानी आपके कान के बनावट के रूप में आपके साथ हो सकता है कि आपकी जो नानी है, उनसे आपने बाल का कलर पाया हो। ठीक है? हो सकता है कि आपने अपने दादाजी से आँख का कलर पाया हो। तो कोई भी जेनेटिक ट्रेट इसी तरीके से और इसी मात्रा में, जो यहाँ पर मात्रा बताई गई, इसी मात्रा में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। दूसरा फैक्ट्स हमने देखा था कि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होता है। किसी भी व्यक्ति का क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होगा और कितना होगा? 23 पेयर। यही वजह है कि जब बच्चे का निर्धारण होता है, तो उस बच्चे में भी 23 पेयर्स ही होने चाहिए। ये फिक्स है। तो अब माता और पिता के दोनों दोनों ओर से वो 23 और 23 पेयर्स प्राप्त कर रहा है, उसमें से 23 पेयर का ही निर्माण होना है। टोटल 46 पेयर्स यहाँ पे जमा हो चुके हैं। उसमें से 23 पेयर्स को निकालना है और किसी बच्चे का जो हेरिडिटिकल ट्रेट है वो निर्धारित होगा। तो कुछ भी चुना जा सकता है ना, वहां से कोई भी गुण लिया जा सकता है। ठीक है? यही वो दौर है जब कोई जेनेटिक डिजीज या कोई जेनेटिक ट्रेट किसी बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है? अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा जेनेटिक डिजीज वाला ट्रेट था, जो इस समय बच्चे का जो जेनेटिक निर्धारित हो रहा था, उस समय उसका चयन नहीं हुआ, तो यहाँ डोमिनेंट नहीं भी कर सकता है वो, क्योंकि वो उसमें ट्रांसफर हुआ ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुण पूरी तरह से विलुप्त हो गया है, वो अपने मूल स्वरूप में बना हुआ है। प्रभावी स्वरूप में इस पीढ़ी में नहीं आया, हो सकता है किसी और पीढ़ी में आ जाए। इसके बाद हम लोग देख देख चुके हैं कि शुरुआती जो 22 पेयर है, उसको हम लोग ऑटोजोम्स के नाम से जानते हैं। ये प्रत्येक मात्रा में एक ही व्यक्ति के संतान में, 2 संतानों में बराबर होता है। कोई अंतर वहाँ देखने को नहीं मिलता। लेकिन 23वां पेयर जो है वो अंतर निर्धारित कर देता है, और सबसे बड़ा अंतर है कि कोई मेल चाइल्ड और कोई फीमेल चाइल्ड के रूप में जन्म लेता है या विकसित होता है। तो 23वां पेयर जो है उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। ठीक है? बाकी जो 22 पेयर्स ऑफ है क्रोमोसोम्स हैं, वो हर मात्रा में बराबर हो रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आनुवांशिकता और पर्यावरण के प्रभाव का ज्ञान शिक्षा में किस तरह का
प्रभाव डालता है या शिक्षा में उसका क्या उपयोग है, उसकी क्या उपयोगिता है? सर सर एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। सर जीन्स को डिफाइन कैसे करेंगे हम? जीन्स को कैसे डिफाइन करेंगे? इसके लिए बार थोड़ा-सा बार ये जीन्स आ रहा हाँ, थोड़ा-सा बायोलॉजी का सहारा आपको लेना पड़ेगा। जीन्स वास्तव है। जी में आपके शरीर का, आपके मतलब आनुवांशिकता का वह सबसे छोटा हिस्सा है, जिसमें आपकी आनुवांशिक सूचनाएँ मौजूद होती हैं। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ कि आपके जी आनुवांशिकता का सबसे छोटा हिस्सा जीन्स कहलाता है और इसी में आपकी समस्त आनुवांशिक सूचनाएँ दर्ज रहती हैं। जी इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही जीन्स में सारी सूचनाएँ हैं। प्रत्येक सूचना के लिए एक-एक जीन्स है। ठीक है? सर एक और आप इस क्वेश्चन है सर। हुँ, सर ये ऑटोजोम्स क्यों बोला जाता है 22 जोड़े को? ऑटोज़ोम्स इसको क्यों कहा जाता है? इसको जी जी इसलिए कहा जाता है कि ये अपने आकार में और अपने विस्तार में पूरी तरह से समान होते हैं। ठीक है? यानी इससे किसी भी ओके तरह का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 23वें पेयर से फ़र्क पड़ रहा है, कोई लड़का बन रहा है, कोई लड़की बन रही है। लेकिन यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ऑटोज़ोम्स की वजह से। इसीलिए इसको ऑटोज़ोम्स का नाम दिया जा रहा है। बाकी बायोलॉजी से रिलेटेड जो बुक वगैरह होगा उसको एक बार काइंडली ज़रूर देखिएगा, वो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है? तो ओके सर क्लियर। हम लोग अब देखते हैं कि पर्यावरण और आनुवांशिकता के ज्ञान का शिक्षा में क्या यूज़ है, क्या लाभ है, क्या उपयोगिता है। तो पहला फैक्ट है कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक स्पेशली वाटसन, जेबी वाटसन, उनके विचार को आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक नहीं मानते हैं। ठीक है? बहुत बड़ा प्रभाव है, लेकिन उनके कुछ सिद्धांत को नहीं मानते हैं। और वो कौन-सी बात है जिसको नहीं मानते, इसको भी समझ लीजिए। वाटसन ने कहा था ना कि मुझे आप एक बच्चा दे दीजिए, मैं उसको कुछ भी बना दूँगा। तो उसके इस बात को आधुनिक मनोवैज्ञानिक एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि किसी भी बच्चे को कुछ भी बनाया जा सकता है। वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो कह रहे हैं कि मुझे अगर एक बच्चा मिल जाए तो मैं उसे चोर भी बना सकता हूँ, मैं उसे पुलिस भी बना सकता हूँ, मैं उसे नेता बना सकता हूँ, अभिनेता बना सकता हूँ, कलाकार बना सकता हूँ, कुछ भी। मैं उसे कोई भी रूप में विकसित कर सकता हूँ। तो वाटसन के इस बात से आधुनिक मनोवैज्ञानिक सहमत नहीं है। उनकी यह बात भी स्वीकार नहीं की जाती है कि बालक का विकास उसकी आनुवांशिकता से ही निर्धारित होता है। ठीक है? तो दोनों ही तरह के बातों से आधुनिक मनोवैज्ञानिक अपने आप को अलग करके रख रहे हैं। वो वाटसन की इस बात को नहीं मान रहे हैं कि किसी को कुछ भी बनाया जा सकता है। अच्छा अगर एनवायरनमेंट दे दिया जाए, तो उसको कोई भी रूप में विकसित किया जा सकता है, ऐसा वाटसन का कहना था। तो अब आप मुझे बताइए कि जो सबसे अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, सारे बच्चे वहाँ से एक जैसा रिज़ल्ट लेकर के क्यों नहीं निकलते हैं? ये बात समझी जा सकती है ना? अगर मान लेते हैं कोई स्कूल ये दावा करता है कि हमारे यहाँ के बच्चे 100 परसेंटाइल प्राप्त करते हैं या टॉपर्स ही हमारे यहाँ निर्मित होते हैं, तो सारे के सारे बच्चे एक जैसे परसेंटेज तो नहीं ला रहे हैं ना, अंतर देखने को मिल रहा है। तो आपने निश्चित तौर पे अच्छा वातावरण दिया, इसीलिए 100 परसेंटाइल तक लोग लेकर के आ रहे हैं। लेकिन बाकी बच्चे जो 100 परसेंटाइल नहीं ला पाए, उनका क्या? इसी आधार पे वाटसन की बात खारिज हो जाती है कि हम प्रॉपर एनवायरनमेंट दे करके किसी को कुछ भी बना सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। इस बात को भी आधुनिक मनोवैज्ञानिक खारिज कर दे रहे हैं कि बालक का विकास उसकी आनुवांशिकता से ही निर्धारित होता है। दोनों ही विचार एकांगी हैं, अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट हैं। वाटसन का विचार भी और जो लोग
हेरिडिटी पे ज़्यादा जोर देते हैं, उनका भी। दोनों ही विचार अतिवादी विचार हैं। वाटसन कह रहे हैं वातावरण ही सब कुछ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जेनेटिक्स ही सब कुछ है। इस दोनों ही बात से आधुनिक मनोवैज्ञानिक अपने आप को अलग रखते हैं। आधुनिक विद्यालयों में मानसिक परीक्षणों के द्वारा बालक की योग्यताओं का पता लगाकर उसे उसके अनुरूप ही शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है। ठीक है? इसका मतलब है कि आजकल जितने भी स्कूल हैं, वहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इस टेस्ट के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि किसी बच्चे में कौन-सी योग्यता मौजूद है और उसी के अनुरूप उनको शैक्षणिक और व्यावसायिक निर्देशन यानी एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अब आप देखिए कि आधुनिक विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के प्रयास से दोनों चीज को जोड़ दिया गया। यहाँ पर ना तो सिर्फ जेनेटिक्स पर जोर दिया जा रहा है और ना ही सिर्फ एनवायरनमेंट पर जोर दिया जा रहा है। उसके अंदर कौन-सी योग्यता है आपने इसका पता लगा लिया, यानी आपने आनुवांशिक क्षेत्र को महत्व दिया, उस चीज की जानकारी प्राप्त कर ली। अब आप उसके हिसाब से जो भी योग्यता उसके अंदर मौजूद है, उसके हिसाब से आप उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका निर्देशन कर रहे हैं, यानी उसी के हिसाब से फेवरेबल एटमॉस्फेयर निर्मित कर रहे हैं। ये एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ फैक्ट है। तो दोनों को आपने मिला दिया। आप लोगों ने जो साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल वगैरह पढ़ा होगा, उसमें एक प्रैक्टिकल है वोकेशनल इंटरेस्ट रिपोर्ट। ये प्रैक्टिकल हो चुका है या नहीं हुआ है अभी? वीआईआर नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, ये पार्ट 1 के हिस्से में था, ये करवाया जाएगा आपको। वहाँ पर आप देखेंगे वीआईआर में ढेर सारे मतलब टोटल 10 जो प्रोफेशंस है उसके नाम दिए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल और 10 हैं वर्टिकल। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर 200 है। इसमें से आपको टिक लगाना होता है जो भी आपका फेवरेट प्रोफेशन है, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उस प्रोफेशन के सामने में आप टिक लगाते हैं। और इससे ये कैलकुलेट होता है कि आपकी सबसे ज़्यादा रुचि किस व्यवसाय में है। वहीं पर आप देखेंगे टोटल 5 कैटेगरी बनाया हुआ है कि सबसे ज़्यादा रुचि किसमें है, औसत से अधिक रुचि किसमें है, औसत रुचि वाला क्षेत्र कौन-सा है, औसत से कम रुचि वाला क्षेत्र कौन-सा है और सबसे कम रुचि वाला क्षेत्र कौन-सा है। ये 5 बना दिए जाते हैं। अब यहाँ पर जो आपका औसत से अधिक और सर्वाधिक रुचि वाला क्षेत्र है, उसी में टीचर आपको मोटिवेट करता है, उसी एरिया में आपको जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। और इस बात के पूरे आसार हैं कि अगर आप उसी व्यवसाय को चुनेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकेंगे, चूँकि आपका नेचुरल इंटरेस्ट उस एरिया में है ना। अगर आप वाटसन की बात पे चल रहे होते तो आप क्या कर रहे होते? आप प्रॉपर एनवायरनमेंट सबको दे रहे होते और आपकी कोशिश होती कि फैक्ट्री प्रोडक्ट की तरह बच्चों को निर्मित किया जाए। ठीक है? विविधता देखने को नहीं मिलती। अगर आप सिर्फ हेरिडिटी पे जोर देते, तो वैसे बच्चों को आप एलिमिनेट कर देते, वैसे बच्चों पर आपका ध्यान नहीं जाता, जिसके वंश परंपरा में वो चीज़ देखने को नहीं मिली। आप तो उसी के आधार पे मान लेते कि इनके घर में कोई पढ़ा-लिखा नहीं है, तो इसको बढ़ा के क्या करोगे? अगर आप आनुवांशिकता पर जोर देने लगे, तो यही निष्कर्ष निकल के सामने आएगा ना। आप किसी को ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारे बाप-दादा ने किसी ने कभी क्रिकेट नहीं खेला है, तुम क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने क्यों आ गए? तुम अच्छा नहीं कर पाओगे। आप ये मान लेंगे फिर। होना क्या चाहिए? उसके अंदर कौन-सी आनुवांशिक क्षमता मौजूद है, आपको इसका ज्ञान होना चाहिए और जो भी क्षमता उसके अंदर मौजूद है, उसी के अनुरूप उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा दिया जाना चाहिए। यही आसान तरीका है, यही सबसे अच्छा तरीका है, जो आजकल के स्कूलों में फॉलो किया जा रहा है।
इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि एक सफल शिक्षक होने के लिए आवश्यक है कि वो आनुवांशिकता और पर्यावरण के महत्व और उनके परस्पर संबंध से अच्छी तरह से परिचित हो। अब जैसे एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखने के लिए आता है C5 में अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन में कि अच्छे शिक्षक की क्या विशेषता होती है। वहाँ पर इस पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हैं कि एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए, सफल शिक्षक बनने के लिए यह आवश्यक है कि उसे वातावरण और आनुवांशिकता दोनों के प्रभाव का ज्ञान अनिवार्य रूप से प्राप्त हो। जिस टीचर को इस बात की जानकारी होगी, वो निश्चित तौर पर एक सफल शिक्षक बनेगा, एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपनी पहचान निर्मित करेगा। और तभी वो अन्य बालकों को उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता सर के अनुरूप सर कुछ शिक्षा पूछना दे है? पाएगा। हाँ, बोलिए। सर आनुवांशिकता और वंशानुक्रम दोनों में अंतर है या एक ही मतलब मीनिंग एक दोनों ही का एक ही चीज़ ना है, होगा? एक ही चीज़ है, ग्रामेटिकली यूज़ अलग है, ठीक है? लेकिन दोनों एक ही चीज़ है। वंशानुक्रम यानी वंश का क्रम, आनुवांशिकता, हुँ, ठीक है? उस वंश के क्रम में जो चीज़ प्रवाहित हो रही है, जो सूचनाएँ ट्रांसफ़र हो रही हैं एक जनरेशन से दूसरे में, वही आनुवांशिकता है। तो एक ही चीज़ है, ग्रामेटिकली इसका यूज़ अलग-अलग किया जाता है। ठीक है? तो मैं यहाँ बता रहा था कि अगर आप पर्यावरण के ज्ञान से और आनुवांशिकता के ज्ञान से अच्छे तरह से परिचित हैं, तब आप बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं के साथ न्याय कर पाएँगे और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार ही उनको शिक्षा दे पाएँगे। इसके साथ-साथ शिक्षा का उद्देश्य आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना, ऑल अराउंड डेवलपमेंट। शिक्षा का ये उद्देश्य है। ऑल अराउंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, उसका सोशल डेवलपमेंट भी हो, प्रत्येक तरह का विकास इसमें शामिल हो जाता है। ऑल अराउंड डेवलपमेंट यानी जीवन के हर क्षेत्र में उसका विकास होना चाहिए। और दूसरा चीज़ होता है व्यक्तित्व का निर्माण करना, ये भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। ऑल अराउंड डेवलपमेंट करना, व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना या व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। जिस किसी भी शब्द में आप कंफर्टेबल हैं, आप उसी शब्द को मानिए। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये चीज़ें, यानी आपका सर्वांगीण विकास, आपके व्यक्तित्व का संतुलित विकास या व्यक्तित्व का निर्माण, जब भी होगा पर्यावरण और आनुवांशिकता दोनों के अंतःक्रिया से ही निर्मित होगा। तो इसलिए भी आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? हम लोग देख रहे हैं कि इसका यूज़ क्या है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप मार्गदर्शन देने के लिए, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए, इसके साथ-साथ जो अच्छे आनुवांशिकता वाले बच्चे हैं, उनको भी अगर पर्याप्त वातावरण नहीं मिलता है या फिर कमज़ोर आनुवांशिकता वाले बच्चे हैं, जिसको अच्छा वातावरण मिल जाता है, तो भी देखा गया है कि उनका श्रेष्ठ तरीके से विकास नहीं हो पाता है। मैं फिर से इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं अच्छी आनुवांशिकता वाले बच्चे हैं और उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला। ये एक एग्ज़ाम्पल हुआ हमारा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि साधारण आनुवांशिकता वाले बच्चे हैं और उनको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया। 2 अलग-अलग एग्ज़ाम्पल हो गए। इस दोनों ही अवस्था में ये देखा गया है कि जो श्रेष्ठतम विकास है, जो द बेस्ट डेवलपमेंट है, वो प्राप्त नहीं हो पाता है।
तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? मैं आपसे पूछता हूँ, आप इसका क्या निष्कर्ष निकालेंगे? 2 एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दे दिए, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? उस लाइन को समझिए तभी क्लियर होगा। मैंने कहा कि एक बच्चा है जो अच्छी आनुवांशिकता वाला है, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला। दूसरा बच्चा है कमज़ोर आनुवांशिकता वाला, किसी भी गुण के मामले में कमज़ोर आनुवांशिकता वाला है, उसको हमने बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड करा दिया। ठीक है? ये 2 तरह की चीज़ें देखने को आई और कंक्लूज़न ये निकला कि दोनों में से किसी का भी द बेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाया, श्रेष्ठतम विकास नहीं हो पाया। ठीक है? तो इससे कौन-सा महत्वपूर्ण तथ्य हमें पता चलता है? सर दोनों एक दूसरे के पूरक दोनों हैं। जरूरी यस, दोनों दोनों की दोनों आवश्यकता एक दूसरे समान के है। पूरक हैं और दोनों का संतुलित मात्रा में होने से ही श्रेष्ठतम विकास हो पाएगा। विकास होगा, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं होगा, विकास निश्चित तौर पर होगा, थोड़ा बहुत होगा। पहले केस में जो अच्छी आनुवांशिकता वाला है, जिसको सही वातावरण नहीं मिला, तो उसके गुण रखे रह जाएँगे, बहुत अच्छा डेवलप नहीं हो पाएगा। इसको तो क्लियर कट आप लोग समझ जाते हैं। बच्चा बहुत तेज है, तेज दिमाग वाला है और उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, अच्छा स्कूल नहीं मिल पाया। तो आप कहते हैं कि इसको अच्छा स्कूल ही नहीं मिला, क्या कर सकते हैं? इतना इंटेलिजेंट था, कुछ नहीं कर पाया। ये तो सिंपल है, आप इसको समझ गए। दूसरे केस में मैंने बताया कि कमज़ोर आनुवांशिकता वाला है, उसको आपने सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया, सबसे अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा दिया। फिर भी आप देख रहे हैं कि वो वैसा रिजल्ट नहीं दे पाया जैसा बाकी बच्चे दे पा रहे हैं। डेवलपमेंट हुआ, इस बच्चे में भी ग्रोथ पाया गया, इस बच्चे में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, लेकिन बाकी बच्चों में जितना मिल रहा था उतना इसमें नहीं मिला। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि श्रेष्ठतम विकास के लिए ये आवश्यक है कि जिसके अंदर जिस मात्रा में जेनेटिक ट्रेट, जेनेटिक गुण मौजूद है, जो पोटेंशियल उसके अंदर है, उसको उसी के अनुरूप वातावरण मिले। और दूसरे केस में बहुत अच्छा वातावरण दे करके हम उसके स्तर में सुधार ला सकते हैं, लेकिन उसको द बेस्ट हम रूप नहीं दे सकते। क्लियर हुआ? यानी वातावरण और आनुवांशिकता दोनों का संतुलित मात्रा में होना बहुत आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब यहीं पे ये बात उठती है, संतुलन की बात आई है तो लगे हाथ में आपको बता दूं कि प्रकृति के कुछ सामान्य नियम हैं। नियम ना कहा जाए, प्रकृति अपने आप में स्वभाव है, नेचर है। तो प्रकृति के नेचर में कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है? जैसे पहला आपको देखने को मिलेगा परिवर्तन। प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील होती है, कोई भी चीज यहाँ पर अस्थायी नहीं होता। मानव के अस्तित्व से लेकर के मानवीय रिश्ते तक कुछ भी अस्थायी नहीं है। मूर्त चीजों से लेकर के अमूर्त चीजों तक प्रकृति में प्रत्येक चीज परिवर्तनशील है। दूसरा चीज देखने में आता है संतुलन। प्रकृति का अनन्य नियम है संतुलन। प्रकृति हर जगह संतुलन बना करके चलती है। तीसरा आप कह सकते हैं संघर्ष। प्रकृति में तीसरा नियम जो पाया जाता है, देखा जाता है, वो है संघर्ष का। प्रतिपल जीवन में हम संघर्ष कर रहे होते हैं, किसी न किसी चीज से हमारा सामना होता रहता है और हम संघर्ष करते रहते हैं। कभी अच्छे मार्क्स के लिए, कभी किसी फैक्ट को समझने के लिए, कभी किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी अचीवमेंट के लिए। तो किसी न किसी रूप में हम हमेशा संघर्षशील रहते हैं।
इसके साथ-साथ प्रकृति में नियमबद्धता पाई जाती है, प्रकृति कभी भी अपने नियम को नहीं तोड़ती है। जो इसके नियम है, वो उसी नियम के हिसाब से चलती है। इसके साथ-साथ प्रकृति में विरोधाभास भी पाया जाता है। वास्तव में प्रकृति का विरोधाभास नहीं होता, कंट्राडिक्शन प्रकृति का वो नहीं होता है। हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये एक विशाल मैकेनिज़्म है, जहाँ पर हर एक चीज़ दूसरे को प्रभावित कर रहा है। तो होता क्या है कि एक जगह पर हमारा माइंड ऐसा होता है कि एक बार में एक ही नियम को समझने के लिए तैयार होता है। और प्रकृति ठीक ऐसा ही है जैसे एक इक्वेशन वाला मैथ्स, जहाँ पर अलजेब्रा भी यूज़ हो रहा है और जहाँ पर बॉडमास का फ़ॉर्मूला भी यूज़ हो रहा है। एक ही साथ इतने सारे चीज़ यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर। लाइफ़ बिल्कुल वैसा ही है। तो हमें ऐसा लगता है कि विरोधाभास है, लेकिन विरोधाभास नहीं है। मानवीय समझ के सीमित होने के चलते ये हमें विरोधाभासी लगता है। इसके साथ-साथ प्रकृति में विविधता पाई जाती है। डाइवर्सिटी इस प्रकृति का सौंदर्य है। फैक्ट्री लाइक प्रोडक्ट कभी नहीं हो सकता। और देखिए कि मानव कितना भी जोर लगा ले, कितना भी मेहनत कर ले, हमने देखा ना इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रत्येक व्यक्ति के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। आँखों का कलर एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है? कुछ न कुछ मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। इवन हम लोग एग्ज़ाम्पल के तौर पर यूज़ करते हैं कि एक ही हाथ की 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती। एक ही माता-पिता के सभी संतान बराबर नहीं होते। एक ही वृक्ष के सारे पत्ते बराबर नहीं होते। एक ही पौधे के सारे फल और फूल बराबर नहीं होते, समान नहीं होते। तो विविधता भी प्रकृति का सौंदर्य है। तो यहाँ पर बात संतुलन से आई थी, जिसके क्रम में मैंने आपको ये चीज़ बताया। तो ध्यान आपको ये रखना है कि संतुलन बहुत ज़रूरी है। और अगर संतुलित मात्रा में वातावरण और आनुवांशिकता इन दोनों का मेल होता है तो श्रेष्ठतम विकास होता है। अगर इसकी मात्रा संतुलित नहीं है तो विकास होगा, लेकिन श्रेष्ठतम विकास नहीं हो पाएगा, द बेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो आई होप कि आपने इस टॉपिक को एन्जॉय किया होगा। जो भी प्रश्न होगा आप अपने प्रश्न यहाँ रख सकते हैं।